जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सारे लोगों का आपके अपने चैनल एस्पिरेंट लाइफ पे। तो आज एक बहुत लेकर आया हूं और ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो लोग बिहार की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, बिहार की इंटर लेवल की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे और बहुत दिनों से सारे लोग परेशान थे। और ये जो वैकेंसी है ये एक छोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। और इसमें जो वैकेंसीज है, आपके जो पोस्ट है वो टोटल 11,098 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। एक अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। बिहार सरकार मत ही पूछो, जय हो, क्या बात है ना। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी के बारे में। स्टार्टिंग फिलअप का डेट है, कब तक डेट है, एज क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, हमारा सिलेबस क्या होगा, और साथ में बहुत सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, है ना। अच्छा देखिए, ये जो आपका निकाला गया है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग आपका प्रो वेटनरी कॉलेज पटना 14 की वैकेंसी है। आपका इंटर स्तरीय पदों के लिए नियुक्त हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आपका पहले से दिया गया है। और ये विज्ञापन लोग यहां पे देख रहे होंगे 2/23 का आपका पूरा का पूरा विज्ञापन संख्या यहां पे इन्होंने दिया है। ठीक है, चलिए अब यहां एक एक करके हम लोग बारीकी से सारी चीजों के बारे में जानेंगे। और आपके मन में एक और सवाल होने वाला है, क्या सिर्फ बिहार के बच्चों के अलावा अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। हम लोग एक एक चीज बारीकी से पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं ना। चलिए, लिखा है ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि भैया 27 सितंबर, मतलब 27/9 इसी मंथ की मैं बात कर रहा हूं। 27 तारीख 9वां महीना 2023 से आपका भरा जाएगा। ठीक है, अब यहां देखोगे सर आवेदन की अंतिम तिथि कब होगी? 11/11/2023, मतलब 11 नवंबर तक ये आपका क्या होने वाला है, ये फॉर्म भरा जाएगा। मतलब एक महीने से ज्यादा का समय इसमें भी आपको दिया जा रहा है कि आप क्या करोगे कि सर एक महीने से ज्यादा के समय में आप इस फॉर्म को क्या करोगे, फिलअप करने वाले हो, है ना। उसके बाद क्या लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के द्वारा विभागों कार्यालयों से इंटर स्तरीय पदों की रिक्तियां आरक्षण कोटिवार से संबंधित, है ना, अधियाचनाओं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा गया, ये सारी की सारी जो आपकी एग्जाम्स होने वाली है वो लिखा है द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिया जाएगा और ऑनलाइन आपका एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, लिखा है माध्यम से अब अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु कोटिवार पद निम्न रूपेण है। ये सारा का सारा यहां पे पद का नाम दिया गया, वैकेंसी दी गई है, पदों की वैकेंसी दी गई है। अब हम लोग एक एक करके यहां पे जानेंगे कि क्या क्या यहां पे पद दिया गया है। ठीक है, पहला आपका लिखा गया है, पद का नाम यहां पे लिखा गया है ना, निम्न वर्गीय लिपिक आपका पथ निर्माण विभाग का नाम भी लिखा गया है। वेतनमान आपका लेवल 2 का है भैया, क्या है, लेवल 2 का आपका वेतनमान यहां पे दिया गया है। और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है वो इंटरमीडिएट या मतलब इंटरमीडिएट हो या फिर उसके सिमिलर कोई भी आपके पास डिग्री है तो इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद तकनीकी योग्यता भी, इसमें टेक्निकल डिग्री की भी जरूरत है, टेक्निकल डिग्री की भी क्या है भाई, आवश्यकता होने वाली है। ये कंप्यूटर पर हिंदी वर्ड में प्रोसेसिंग टंकन, मतलब आपको टाइपिंग चाहिए, टाइपिंग आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है ना। इसमें आपका अनारक्षित, कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत, इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी जो वैकेंसी है वो 38 वैकेंसी है। इसी तरीके से मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में लेवल 2 जो वेतनमान है उसमें भी इंटरमीडिएट या समकक्ष है। इसमें भी आपका टाइपिंग ढूंढ रहा है, इसमें भी आपका हिंदी और इंग्लिश क्या है, टाइपिंग क्या है, अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। और इसकी जो वैकेंसी है वो 340 पदों की आपकी क्या है, संख्या, इसमें पदों की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, 340 यहां पे दी गई है। ठीक है, उसके बाद गृह विभाग में दिया गया है इंटरमीडिएट या समकक्ष, सेम दिया गया। इसमें जो गृह विभाग में आपका जो आपका कितना दिया गया है, यहां पे 19 और ये 6 आपका करके दिया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, यहां पे देखेंगे बहुत सारे पदों के नाम यहां पे दिए गए हैं। ठीक है, फिर आपका श्रम संसाधन विभाग है, इसमें भी इंटरमीडिएट चाहिए। अच्छा, आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर क्या हमारा इंटरमीडिएट, मान लो हमारा इंटरमीडिएट का एग्जाम नेक्स्ट ईयर होने वाला है, वैसे लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो नहीं भाई, ऐसे लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। जिन लोगों का फाइनल कंप्लीट हो गया है वही लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आगे ही आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। चलिए,
उसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की भी वैकेंसी है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की भी वैकेंसी है। उसके बाद नियोजन एवं परीक्षण निदेशालय का नियोजन एवं परीक्षण जो है उसकी भी वैकेंसी है। ये सारी की सारी वैकेंसी जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे है ना, इंटर लेवल की वैकेंसी है। देखो 239 पद यहां भी दिया गया है आपका। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ये हमारा पेज 1 था। दूसरा हमारा क्या है कि श्रमायुक्त श्रम संसाधन विभाग आपका इंटरमीडिएट या समकक्ष में यहां भी आपका दिया गया। देखो भाई आप लोग कहोगे ये सारा का सारा जो तकनीकी योग्यता वाला जो है वो हिंदी और इंग्लिश में क्या है, यहां पे टाइपिंग दिया गया है और साथ में संचालन में क्या आपका दिया गया भैया, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए, एमएस एक्सेल भी आना चाहिए, पावर पॉइंट भी आना चाहिए और इंटरनेट पर काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, उधर वैकेंसी है, सारा आप लोग देख लोगे। मैं टेलीग्राम पे क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ले सकते हो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल। और आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा सर ये क्लासेस चलेंगी कहां, ये सारी की सारी क्लासेज आपकी यहीं पे चलने वाली है, इसी चैनल पे चलने वाली है। तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जितने भी आपके दोस्त हैं इंटर लेवल के उन सारे लोगों को एक बार शेयर करते रहिएगा, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ये तो पूरा का पूरा पद के बारे में आपको बता दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग है, मंत्रिमंडल सचिवालय सुरक्षा है, मधानिसालय है आपका, आपदा प्रबंधन विभाग है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग आपका दिया गया है। लेवल 3 इसमें वेतनमान है, एक में लेवल 2 का वेतनमान है। ठीक है, चलिए उसके बाद खान एवं भूतत्व विभाग भी दिया गया है, परिवहन विभाग भी दिया गया, नगर विकास एवं आवास विभाग भी दिया गया है आपका। फिर लिखा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भी है, मंत्रिमंडल सचिवालय है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, सहकारिता विभाग है आपका। ये सारा का सारा वैकेंसी यहां पे दिया गया है। अगर इन सारे वैकेंसी को अगर आप जोड़ोगे तो 11,098 पदों की वैकेंसी है और ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा, ये 11,098 पदों की वैकेंसी है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे हम लोग यहां पे देखते हैं, लिखा है नोट में क्या, दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है। ये तो अलग चीज है आपका, है ना, वो तो हैंडीकैप वाले लोग। बाद लिखा है उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। यहां लिखा है भैया ये जो भर्तियां है ये घट बढ़ सकती है, मतलब 11,098 जो भर्ती है वो भर्ती घट भी सकती है और वो भर्ती जो है वो बढ़ भी सकती है। खैर घटेगी नहीं, बढ़ने का ज्यादा चांस है यहाँ पे, है ना। लिखा है प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जिन अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटर होगी, आयोग को संसूचित की जाएगी, तो उन रिक्तियों को इस विज्ञापन की रिक्तियां में समावेशित किया जा सकता है। मतलब जिन लोगों का योग्यता, जिन लोगों का एलिजिबिलिटी आपका इंटर होगा वही लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, है ना। ये तो यहाँ पे एक पॉइंट था हमारा जो पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया, एक्सप्लेन हो गया। लेकिन अब बात है कि क्या भैया बिहार स्टेट के अलावा जो बच्चे हैं वो भी इस वैकेंसी को बिहार में आकर फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, इस बात पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ना। चलिए आगे क्या लिखा है, योग्यता लिखा है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य। ठीक है, चलिए आरक्षण के बारे में बात कर ले तो आरक्षण तो सबको पता ही है क्या लिखा गया है यहाँ पे। चलिए एक बार पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, सर इसका सिलेबस क्या होने वाला है। ये स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती और नातिन अभ्यर्थियों के लिए भी दिया गया, यहाँ पे आपका आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को भी दिया गया है, दिव्यांग को भी दिया गया है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। उम्र सीमा के बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक एक पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। उम्र सीमा के बारे में यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लिखा है उम्र सीमा के बारे में क्या लिखा है, ये 4th नंबर पॉइंट है। अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 से, मेरे भाई याद रखना 23 से काउंट किया जाएगा के आधार पर की जाएगी। ये 1/8/2023 से क्या किया जाएगा के आधार पे काउंट की जाएगी। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र की सीमा धारित करते हो, उक्त तिथि पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता का धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक कितना के आलोक के
क्या है, आलोक इस परीक्षा के लिए पात्र होने वाले हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना और इतना आपका अनुसार उम्र सीमा निम्नवत होगा, ऐसा लिखा गया। ठीक है, अब यहाँ न्यूनतम जो उम्र सीमा है इस पे ध्यान दे लो, ये आपका 18 वर्ष लिखा गया। ये क्या लिखा गया है, 18 वर्ष लिखा गया। न्यूनतम के बारे में बात करेंगे तो ये 18 वर्ष लिखा गया है। और जो अनारक्षित वर्ग पुरुष है वो 37 आपका, अनारक्षित वर्ग महिला है वो 40 आपका। मैक्सिमम के बारे में कहा गया है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत वो क्या है 40 है आपका। अनुसूचित जनजाति ये पुरुष महिला दोनों के बारे में क्या है 42 साल है। मतलब अगर आपने इंटर की परीक्षा पास कर ली है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप सक्षम हो, आप भर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, यहां पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चंस यहां एराइज होता है कि सर ये जो आपका फी है वो कितना है। देखो परीक्षा शुल्क के बारे में यहां पे लिखा गया है, इसी में हम लोग बहुत सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। लिखा है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को कितना लगने वाला है भैया, 540 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में। कितना लगेगा, 540 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया लगने वाला है। कितना भैया, 135 रुपया लगने वाला है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए समान 135 रुपया लगेगा। अच्छा, सभी श्रेणी के महिलाओं, सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासों के लिए 135 रुपया लगने वाला है, सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए। अच्छा पॉइंट हम लोग लास्ट वाले को समझते हैं। लिखा है बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष एवं महिला हेतु। लो भैया हो गया लोचा, मन में तो यही चल रहा होगा कि सर बिहार के बाहर के जितने भी पुरुष एवं महिलाएं हैं जिनका आपका जो ये एलिजिबिलिटी है वो इंटर पास है, तो यहां पे उन लोगों के लिए भी 540 रुपया लगेगा, ऐसा लिखा गया है। मतलब बिहार के बाहर के बच्चे भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही पूरा नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकेगा। मतलब जो पेमेंट करने की तिथि है, ऑनलाइन जो गेटवे पेमेंट हमारा होगा वो आपका 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा कर दिया जाएगा। मतलब 11/11/2023 तक हम लोग की है, लेकिन पेमेंट करने की तिथि क्या है भैया, 2 दिन पहले ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखा है परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, वास्तुनिष्ठ होने वाली है, वास्तुनिष्ठ होने वाली है। एमसीक्यू आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसके सिलेबस पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस पे चलते हैं। सिलेबस में आपका क्या क्या लिखा गया, सामान्य अध्ययन है आपका, सामान्य जीएस का सेक्शन आपसे पूरा पूछा जाएगा। मतलब हिस्ट्री आपका, फिर आपका ज्योग्राफी, फिर आपका इकोनॉमिक्स, आपका स्टैटिक्स वगैरह सब कुछ इसमें क्या होगा पूछा जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित, मतलब आपका साइंस भी पूछा जाएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन भी, मैथ्स भी आपका, सॉरी मानसिक क्षमता जांच आपका, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, ये सारा का रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। और ये टोटल जो प्रश्न होने वाले हैं, प्रश्न वास्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। कितनी होगी मेरे भाई, कुल प्रश्नों की संख्या जो होने वाली है, समझ रहे हो बात को। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब भैया इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, आप जय माता दी 1 2 3 4 करके नहीं आ सकते हो। ठीक है, चलिए परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न का ही मान्य होगा। मतलब ये पहले ही कह चुके हैं, ध्यान से सुनना, ये नोटिफिकेशन में इन्होंने ही मेंशन कर दिया है कि अगर हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्नों पत्रों में कोई भिन्नता होगी, अलग अलग होगा, तो फिर अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होने वाले हैं। हिंदी के प्रश्न क्या होंगे भैया, मान्य नहीं होने वाले हैं। मतलब हिंदी का वैल्यू नहीं है इस परीक्षा में। अगर त्रुटि हो गया, गलती हो गया, सामान्यता नहीं हुआ, समान नहीं हुआ, सेम तो वैल्यू किसका किया जाएगा, इंग्लिश वाले का। ठीक है, इनका ऐसा का नाम है। चलिए आगे क्या है, लिखा है सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। सामान्य अध्ययन का जो है आपका, इनमें से प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास वातावरण की सामान्य
जानकारी तथा समाज के, है ना, यहाँ पे उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान की घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सक्षम अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे। करंट अफेयर से रिलेटेड आपका सवाल रहने वाला है, इस बात की गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, समसामयिकी विषय पे आते हैं। वैज्ञानिक प्रगति है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारतीय भाषाएं हैं, पुस्तक है, लिपि है, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं पे भी चर्चा की जाएगी, ऐसा सिलेबस में लिखा गया है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए आगे क्या लिखा है क्वेश्चंस में, मतलब पूरे नोटिफिकेशन में लिखा है भारत और उनके पड़ोसी देश के बारे में भी सिलेबस आपका होने वाला है। सिलेबस था खंड का सामान्य अध्ययन का हमारा सिलेबस था, और यहां पे हम लोग सामान्य विज्ञान एवं गणित पे अगर आते हैं तो यहां लिखा है क्या, इनमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब सामान्य साइंस और मैथ का जो प्रश्न होने वाला, भैया मेरे ध्यान से सुनना, अगर यहां तक चले आए हो तो ध्यान से सुनना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक बार शेयर कर देना। यहां क्या लिखा है भैया कि सामान्य विज्ञान और मैथ में आपका क्या लिखा है, इनमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिकी शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, ऐसा लिखा है। चलिए मैथ वाले में क्या लिखा है कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय सक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि से प्रश्न रहने वाले हैं, ऐसा कहा गया है आपके सिलेबस में। चलिए अब आते हैं रीजनिंग के बारे में। पढ़ाने वाला हूं और रीजनिंग के साथ साथ बहुत सारे विषय इस चैनल पे चलने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। हम लोग लास्ट वाले पन्नों पे चलते हैं। यहां लिखा है मानसिक क्षमता जांच, लिखा है इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि वर्बल भी पूछा जाएगा और नॉन वर्बल भी पूछा जाएगा। वर्बल कहने का मतलब जिसमें शब्द होगा, और गैर शाब्दिक कहने का मतलब जिसमें आपका कोई भी शब्द नहीं होने वाला है। तो वर्बल भी पूछा जाएगा, नॉन वर्बल भी पूछा जाएगा, सादृश्यता पूछा जाएगा, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय श्रृंखला, कूट लेखन, कूट व्याख्या, ये आपसे पूछा जाने वाला। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। अगर हम लोग जानेंगे तो लिखा है सामान्य वर्ग को भैया 40% लाना है। चलिए पिछड़ा वर्ग को क्या लाना है, 36.5% लाना है आपका। अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जो है वो आपका कितना 34% आएगा। अनुसूचित जाति जनजाति क्या होगा, 32% आएगा। महिला सभी वर्ग 32%, दिव्यांग सभी वर्ग क्या है भैया 32% आने वाला है। ऐसा आपको अंक यहाँ पे क्या करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स में लाना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है भैया, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये नोटिफिकेशन मैं आपके टेलीग्राम चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे मैं अपलोड कर दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये सारा कुछ तो ये बात कर दिया गया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे आ जाते हैं, ठीक है, यही है बात जो मैंने आपको बताया है ना। यही आपका साइट है जहां पे नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप यहां से भी अपलोड कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कैसा लगा वीडियो, सारी की सारी क्लासेस आपकी यहीं पे चलने वाली है भैया। मौका बहुत अच्छा है, वैकेंसी बहुत अच्छी है, और इस मौके का सारे लोगों का काम है, जिन लोगों का इंटर हो चुका है वो लोग इस फॉर्म को बिल्कुल भरें, और सारी के सारी मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है वो सारा क्लास यहां पे चलने वाला है ना। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।